देखते हैं रहता क्या है। लेकिन पहले नंबर की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। और दूसरे नंबर की लड़ाई के अंदर आपके राजू लखीना जी और सविता कुंडू की लड़ाई मुझे देखने में लग रही है। यदि कुछ ज़्यादा ही उछाल आता है आम आदमी पार्टी के अंदर तो दूसरे नंबर की लड़ाई वो हो सकती है, अन्यथा तो वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई के ऊपर चला जाता है। और जब हम तीसरे नंबर की लड़ाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नंबर से कैंडिडेट आएगा उसका डायरेक्ट कंपटीशन जो होगा वो अतुल प्रताप चौहान के साथ नजर आ रहा है। और ज़्यादा ही यदि प्रेशर रहा तो आपकी राजबाला जांगड़ा का तीसरे नंबर की लड़ाई में नाम आ सकता है, संभावनाएं हो सकती है। नहीं होगा तो वो चौथे नंबर पे चला जाएगा। अब चौथे नंबर की जब लड़ाई आएगी तो वहाँ पे फिर नए कैंडिडेट्स भी आएंगे जो चौथे नंबर की ऑलरेडी लड़ाई में खड़े हैं और ऊपर से फिर वो कैंडिडेट आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे वोटिंग जींद की नजर आ रही है। जींद का वोटिंग है, आप पहले लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं समाज सेवा के नाम पे और आप इनडायरेक्ट वे में उनके वोट को खरीद रहे होते, उनके जमीर को खरीद रहे होते। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। कल को यानी कि 22 तारीख को नगर निकाय चुनाव का परिणाम घोषित होना है। शहर की सरकार बनने जा रही है। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे युवा नेता से, हितेश हिंदुस्तानी से। नमस्कार जी। नमस्कार संजय, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप सुनाइए। कल जो है निकाय चुनाव का परिणाम आने जा रहा है जी, तो उसके बारे में क्या मंथन है कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी चेयरपर्सन बनेगा? जहाँ तक मेरा अनुमान है हरियाणा की अधिकतर विधानसभाओं के ऊपर या तो निर्दलीय प्रत्याशी जो किसी न किसी पार्टी के द्वारा समर्थित है वो जीत रहे हैं या फिर बीजेपी के वर्कर्स जीत रहे हैं या बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट जीत रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट जीत। एक तरफा कैसे की भी बीजेपी जेजेपी समर्थित, हालांकि अन्य दलों की नेता लोग वहाँ खड़े। हमने हमारे कई साथियों से बात की प्रदेश भर के अंदर और उसके बाद जो हम आकलन कर पाए कि भी कहीं पे आपके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आगे हैं, बिल्कुल आगे हैं, नो डाउट जी। अधिकतर जगह पे केवल और केवल बीजेपी और जेजेपी के आगे हैं। केवल कुछ गिनी चुनी विधानसभाओं को यदि हम छोड़ दें जहाँ पे केवल और केवल काम करने वाले लोगों को आम जनता ने पसंद किया है और वही लोग जीत रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मैं वहाँ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बाकी कल परिणाम घोषित होंगे तो उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे कौन बना है, कौन किसका समर्थित बना है। पंजाब इलेक्शन के बाद जींद की राजनीतिक भूमि पर आम आदमी पार्टी ने भी परचम लहराने की कोशिश की है, क्या कहना है? मेरा जो अनुमान है, स्पेसिफिक जींद की हम बात करें, निसंदेह हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है और आम आदमी पार्टी की डॉक्टर रजनीश जैन को यहाँ पे टिकट मिली, बड़ी अच्छी बात है। वो लंबे समय से प्रयास भी कर रही थी, एक्टिव भी थी फील्ड के अंदर। लेकिन मेरा अनुमान है कि तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई वो लड़ रही है। बाकी कल के नतीजों से पता चलता है, यदि आम जनता पंजाब के इफेक्ट के बाद अच्छा खासा इफेक्ट हमें जींद में देखने को मिलता है तो ऐसा भी संभव है कि दूसरे नंबर पर आ जाए। लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार अब तक तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में वो चल रही है। बात अन्य दलों की करते हैं। इनेलो से भगवती दहिया और बसपा से सलमा खान, किस मुहाने पर देखते हैं आप? इन दोनों का बिल्कुल कंपटीशन है और यदि मैं वोटिंग की बात करूं तो दोनों को 3 से 5 हज़ार तक मैं वोट मान के चल रहा हूं कि आनी चाहिए। अब वो 3 से डाउन जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रहेगी और 5 से जितनी ऊपर जाती है उतनी ही बेहतरीन रहेगी। एससी बीसी ओबीसी मोर्चा से राजबाला जांगड़ा, उसको कहाँ देखते? जी, राजबाला जांगड़ा एक बड़ा अच्छा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है यदि एससी और बीसी समाज ने जिस हिसाब से उसको उतारा है और उसने समर्थन किया, क्योंकि सामाजिक लोगों ने इसको उतारा है और यदि जमीनी हकीकत के ऊपर सामाजिक लोगों के समर्थन को जनता ने समर्थन दिया तो वो सेकंड नंबर पे आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब तक वो कहीं ना कहीं चौथे और पांचवें कैंडिडेट की रेस में है कि भगवती दहिया और बीएसपी के कैंडिडेट से ऊपर आ पाएगी कि उनसे भी नीचे जा पाएगी, ये केवल इतना सा मामला है। लेकिन मैं अब तक उसको ऊपर मान के चल रहा हूं कि भाई 5 से 8 हज़ार के आसपास, ऊपरी सिरा यदि हम मान के चले, ज़्यादा पॉजिटिव में 10 भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बात करूं देवीदास वाल्मीकि जी हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ हमने काफ़ी काम भी किया है, बड़े एक्टिव है, ग्राउंड लेवल पे अच्छी पकड़ है और
जनता का जो मैसेज रहता है उसको यदि वो कन्वे कर पाते हैं, अपने मैसेज को जनता में डायरेक्टली दे पाते हैं और अच्छी खासी बढ़त ले पाते हैं, तो सेकंड नंबर पे यदि वो आए तो कोई अतिशोक्ति नहीं। बेसिकली जींद की यदि मैं बात करूं तो बीजेपी को मैं विनिंग कैंडिडेट मान के चल रहा हूं। दैट्स ऑल। युवा साथी की बात आई है, अतुल प्रताप चौहान युवा लड़का है। जी, अतुल प्रताप चौहान बड़े एक्टिव रहे हैं, लंबे समय से एक्टिव रहे हैं और उनके साथ भी हमने काफ़ी काम किया है समाज के अंदर। और सामाजिक कार्यों को देखें तो मेरे ख्याल से सारे कैंडिडेट्स को एक तरफ रखें और अतुल प्रताप चौहान को हम एक तरफ रखें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन बावजूद उसके उनकी जो परफॉर्मेंस में माप पाया कि वो पूरा शहर नहीं कवर कर पाए, हर बूथ तक नहीं पहुंच पाए, प्रयास बड़ा अच्छा रहा उनका। और कहीं ना कहीं तीसरे और दूसरे नंबर की लड़ाई के ऊपर वो मैक्सिमम आके जा सकते हैं। हालांकि तीसरे और चौथे नंबर की मैं कहूं तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा जो अनुमान है अतुल प्रताप चौहान के साथ कि 10 से 12, 13 या 15 हज़ार मैक्सिमम ऊपर लासीरा रह सकता है। अदरवाइज 8 से 10 हज़ार, 8 से 12 हज़ार के आसपास की उनकी वोट मान के चल रहा है। दो चेहरे और हैं जींद में, सविता कुंडू है और प्रवीण बेनीवाल है। प्रवीण बेनीवाल के परिवार से 2 सदस्य पार्षद रहे थे पिछले कार्यकाल में। जी, उसको किस मुहाने पर देखते हैं? हमारे युवा साथी है प्रवीण बेनीवाल, काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और इनेलो की वो राजनीति करते रहे हैं। निसंदेह लंबे समय से वो खुद भी पार्षद रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अपनी माताजी को और खुद भी पार्षद रहे और अब की बार माताजी को उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ाया और खुद पार्षद के चुनाव के लिए लड़े। लेकिन मेरी जो फीडबैक कहती है, जो मेरी जो अपडेट कहती है, वो दोनों चुनाव हार रहे हैं और माताजी उनकी कंपटीशन कर रही है बीएसपी और इनेलो के कैंडिडेट के साथ कि भी उनसे ऊपर चली जाऊं कि उनसे नीचे आ जाऊं। मेरा ऐसा पूर्वानुमान है और बड़े नज़दीकी मार्जिन से मेरे बड़े भाई प्रवीण बेनीवाल हार की तरफ बढ़ रहे हैं। बात की जाए अन्य दलों की जो छोटे छोटे बैनर पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनके बारे में क्या? वो केवल अपने निजी वोट्स जो ले सकते हैं, केवल उन्हीं के आने की संभावना। एग्जैक्टली जींद के चुनाव के अंदर क्या हुआ कि भाई कहीं भी ये नहीं क्लियर हो पाया कि भाई इसके और इसके बीच मुकाबला है। यदि वो सिचुएशन आती तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए घेरते कि भाई इसको हराना है, इसको जिताना है, या इसको हराना है, कोई जीते ना जीते। तो जो कंपटीशन होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वोट एक तरफा इकट्ठी हो जाती है, 2 तरफा इकट्ठी हो जाती। लेकिन ऐसा मुझे जींद के खासकर चुनाव के अंदर वो जोश नजर नहीं आया। हालांकि जींद के अंदर सबसे कम मतदान हुआ है। बात आती है कि आपने कहा है कि कंपटीशन की बात, राजू लखीना जी और बीजेपी प्रत्याशी, इनके बीच कितनी कांटे की टक्कर मानते हैं? कांटे की टक्कर है, लेकिन इतनी नहीं कि भी हम उसको कांटे की टक्कर में आके, क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई है और कहीं ना कहीं पहले नंबर के ऊपर काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ मुझे बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे नंबर पे राजू लखीना, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया, बड़ी अच्छी मेहनत की और अपने समाज का बहुमत काफ़ी हद तक वो जुटा पाए। हालांकि एक एंगल से मैं देखूं तो बड़ा गलत भी है कि भी केवल और केवल जातिवादी के ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव आ गया, नो डाउट बिल्कुल गलत है। लेकिन वो नुकसान पहुंचा पाए हैं हमारे विधायक किरचन मिड्डा जी को। वो मिड्डा की हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकती है, पर्दे के पीछे का खेल भी हो सकता है, क्योंकि आम जनता को जो राजनीति में दिखाई देता है वो रियलिटी में राजनीति में नहीं होता है। दिखाने के लिए राजनीति कुछ होती है और पर्दे के पीछे राजनीति कुछ और होती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि भी आओ राजनीति का शिकार नहीं, राजनीति का हिस्सा बने। युवाओं से हम बार बार आह्वान करते हैं कि मेरे देश के युवा साथियों, आप भी आओ, राजनीति को समझने का प्रयास करो, ताकि आपको जो वर्षों से राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है आप उससे बाहर निकल पाए। ऐसा भी संभव है, खासकर जींद की यदि हम बात करें, राजू लखीना की हम बात करें, तो पंजाबी बिरादरी के वोट लेने के लिए उन्होंने जोश बनाया और मिड्डा जी को खूब धमकाया और काफ़ी कुछ पर्दाफाश करने की उन्होंने बात कही। और वो केवल और केवल पर्दाफाश करने की बात इसी तरह हो जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने कहा था कि शीला के खिलाफ मेरे इतने पास सबूत है और वो आज तक सबूत कभी उभर कर नहीं आए। या कहीं भी कोई भी राजनेता अक्सर कह देता है कि इसके खिलाफ ये है, वो है, वो है। वो जन भावनाओं को आंकते हैं, मापते हैं और उसको मार्केट में बता देते हैं और लोगों को बहकाने और भुकाने का प्रयास करते हैं और अक्सर लोग बहकाई में आ जाते हैं और अपना वोट दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे अब राजू लखीना की बात थी, तो राजू लखीना का जो कंपटीशन मैं मान के चल रहा हूँ,
सविता कुंडू के साथ मैं मान के चल रहा हूं, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है ज्यादा बारीकी से एज कंपेरिजन टू बीजेपी। मुझे बीजेपी का जीत का जो मार्जिन है 5,000 से ऊपर का दिखाई दे रहा है। यदि वो 10,000 हो तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि भी जातिगत चुनाव हो गया है। मीना शर्मा ब्राह्मण समुदाय को लेकर चुनाव लड़ी हैं। नवीन जयहिंद भी यहाँ आए हैं ब्राह्मण वोटर को लुभाने के लिए, क्या कहना है आपका? जब मीना शर्मा की बात आती है तो वो चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रही है और वो कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो के साथ वो टक्कर ले रही है कि मैं आपसे ऊपर चली जाऊं कि आपके नीचे आ जाऊं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद नवीन जयहिंद कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक भूमि की तलाश में है और वो ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वो पिछले दिनों उन्होंने आंदोलन किया हो या और कोई एक्टिविटी क्रिएटिविटी वो कर रहे हो, उनका फोकस जो सेंटर में फोकस रहता है वो केवल और केवल एक ब्राह्मण वोट बैंक का है। वो इस देश के लिए कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को सोचना चाहिए। और जब अभी बात कर रहे थे आपकी भी चुनाव के अंदर पोलिंग बहुत कम हुई, यही हम बात अक्सर कहते हैं कि पढ़ा लिखा इस देश का युवा केवल और केवल बाद में बातें करता है, ये कहता है कि यार ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जब चुनाव में वोट डालने की बात आती तो वो जोश नज़र नहीं आता कि हम उसको 80%, 85%, 90% तक वोटिंग के अंदर लेके जाएं। और जबकि इन चुनाव के लिए 1 महीने पहले ही अपडेट हुआ है आपकी वोटर लिस्ट, तो ऐसा भी हो सकता था कि 99% या 100% हम पोलिंग देख पाते। अब 35% तो वोट लोगों ने दिया ही नहीं भाई, 65% के आसपास वोटिंग हुई तो 35% लोगों ने वोट दिया नहीं। और जो विनिंग कैंडिडेट रहेगा उसकी 35% में तो विनिंग रहेगा। हो सकता है कि 35% से कम वोट बैंक आए। भाई आपके 80,000 के आसपास पोलिंग हुई है, 80,000 का आप 30% देखेंगे, 30-35% देखेंगे तो आपका 25 से 30,000 प्लस बनता है। तो उतने में तो वो आपका विनिंग कैंडिडेट आ ही जाएगा, या उससे ऊपर वोट आएगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उतने लोगों से जब सरकार बन रही होती है तो फिर बात वही आती है कि भाई हम राजनीति का शिकार बन रहे हैं, बनाया जा रहा है और हम महसूस करते हैं कि यार हमने तो वोट बड़ा महान काम कर दिया, हम तो वोट डालने ही नहीं गए, ये तो अपने आप बन गया। तो वो आपकी गलती है ना, उस गलती को हमने सुधारना चाहिए, लोगों को हमने समझाना चाहिए और निसंदेह समझ में आएगा। काफ़ी लोगों को समझ में आ भी रहा है और आने वाले समय में काफ़ी लोग समझेंगे। और आने वाले समय में यदि 95-99% पोलिंग आपको देखने को मिले तो कोई सरप्राइज की बात नहीं। काफ़ी आपकी वीडियोस देखी गई हैं, उनमें हमेशा आपके मुखारबिन से 2 लाइनें सुनने को मिलती हैं कि युवा राजनीति का शिकार नहीं, युवा राजनीति का हिस्सा बने। कैसे बनेगा युवा राजनीति का हिस्सा? युवा राजनीति का हिस्सा तभी बनेगा जब वो चुनाव को समझने का प्रयास करेगा, राजनीति को समझने का प्रयास करेगा। जब वो इस देश की राजनीति में समझेगा कि वोट की चोट के साथ ही आप बदलाव कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन व्यक्ति को जब वोट देते हैं तो आप अपने देश के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित की ओर लेके जाते हैं। अब हमने वोट दिया नहीं, हम बाद में कोसते हैं तो आप राजनीति का शिकार हुए। अक्सर युवाओं को जब राजनीति के लिए प्रेरित किया जाता है तो उनकी वर्डिंग ये होती है कि भी राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, हम इस दलदल में नहीं फंसना जी। ये बात कह के वो राजनीति का शिकार हो रहे होते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम तो बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो वोट नहीं दे रहे या वोट डालने नहीं जा रहे या राजनीति के अंदर खुद को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट में नहीं ले रहे तो उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। उसी बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या हित को स्वीकार करते हैं कि राजनीति में प्रत्याशी के लिए टिकट लेना और टिकट लेने के बाद पैसे से टिकट लेना और टिकट लेने के बाद वोट लेने के लिए पैसा देना, ये चलता है राजनीति में? खूब चलता है, अक्सर चलता है, हर चुनाव में चलता है, छोटे से लेके बड़े से बड़े चुनाव में चलता है। और यहां तो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट वे में भी चलता है। आप पहले लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं समाज सेवा के नाम पे और आप इनडायरेक्ट वे में उनके वोट को खरीद रहे होते हैं, उनके जमीर को खरीद रहे होते हैं और लोग उसको नहीं पहचान पाते। इसके लिए हमारी टीम काम भी कर रही है। हो सकता है कि हम आने वाले समय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और इस तरह के लोगों को राजनीति के लिए इनएलिजिबल कराया जाए या इस तरह की समाज सेवा को ही उसका रूप बदल दिया जाए। वो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी हम जाते हैं वो क्या फैसला सुनाता है वो उसके ऊपर है। वो भविष्य की बेड़ियों के अंदर कैद है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारी टीम उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिवली काम करेगी कि क्या लोगों को चुनाव के दिन खरीदना ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आप पिछले समय में जब समाज सेवा के नाम पे उनको खरीद रहे होते हैं, उनकी जमीर को खरीद रहे होते हैं या इनडायरेक्ट वे में हम कहें कि उनकी वोट को जब आप खरीद रहे होते हैं, क्या उसके लिए भी कोई
कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जींद के चुनाव की बात करें तो केवल जींद ही इतना बड़ा राजनीतिक गढ़ है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, राजनीति की लहर चलती है। अक्सर जींद के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है, संगठन होता है, यहीं से जन्म होता है और उसके बाद वो देश की या प्रदेश की सत्ता तक पहुंच पाती है। केवल हम यहाँ की ही चुनाव की चर्चा करें तो भी ज़्यादा बेहतर है। आपकी बात पे आते हैं कि भी हरियाणा की राजनीति जींद से शुरू होती है और जींद पे ख़त्म होती है, लेकिन जींद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जींद का सुधार क्यों नहीं होता है? देखिए, जब लोग पैसा खर्च करके अपना गाड़ी कमाई का या रिश्तेदारों का या जहाँ से भी अरेंज करते हैं उस कमाई को खर्च करके टिकट लेके आएंगे, या आपका ज़मीर खरीद के आपकी टिकट को लेके वो अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, तो वो उसी की भरपाई करने पे लगेंगे। फिर वहाँ पे आप ये नहीं कोस सकते कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जब आप एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, अक्सर हम कहते हैं कि भी राजनीति के अंदर जो पार्टियों का जो गठन है उसकी बजाय पार्टी का कैंडिडेट देखने के बजाय आप कैंडिडेट को देखो, क्योंकि कैंडिडेट यदि अच्छा होगा तो वो काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो आपके ने जो पूरे वक्तव्य में कहा है कि अगर सरकार कल को बनती है, शहर की सरकार बनती है, तो स्वाभाविक है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी अनुराधा सैनी ही जीतेंगी। बिल्कुल, मेरा जो पूर्वानुमान है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल यही है। बात दूसरे नंबर की लड़ाई है कि दूसरे नंबर की लड़ाई में कौन जीत पाता है, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर की लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन पहले नंबर की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छे मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है, और दूसरे नंबर की लड़ाई के अंदर आपके राजू लखीना जी और सविता कुंडू की लड़ाई मुझे देखने में लग रही है। यदि कुछ ज़्यादा ही उछाल आता है आम आदमी पार्टी के अंदर तो दूसरे नंबर की लड़ाई वो हो सकती है, अन्यथा तो वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई के ऊपर चला जाता है। और जब हम तीसरे नंबर की लड़ाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नंबर से कैंडिडेट आएगा उसका डायरेक्ट कंपटीशन जो होगा वो अतुल प्रताप चौहान के साथ नजर आ रहा है, और ज़्यादा ही यदि प्रेशर रहा तो आपकी राजबाला जांगड़ा का तीसरे नंबर की लड़ाई में नाम आ सकता है, संभावनाएं हो सकती है। नहीं होगा तो वो चौथे नंबर पे चला जाएगा। अब चौथे नंबर की जब लड़ाई आएगी तो वहाँ पे फिर नए कैंडिडेट्स भी आएंगे जो चौथे नंबर की ऑलरेडी लड़ाई में खड़े हैं, और ऊपर से फिर वो कैंडिडेट आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे वोटिंग जींद की नज़र आ रही है, जींद का वोटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि अच्छी वोटिंग नहीं रही। बिल्कुल भी मैं इस इतने वोटिंग परसेंटेज से 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ कि भी जींद के अंदर कुछ अच्छा हुआ। हमें लगता है कि जींद के अंदर हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, लोगों को बड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि उसमें बदलाव हो। यहाँ पे जब एक बात आती है कैंडिडेट की, तो सविता कुंडू भी एक नया कैंडिडेट सुनने में आया, उभरने में आया कि कौन है, कहाँ है। उनका सोशल बैकग्राउंड जब पता करने का हमने प्रयास किया तो फिर बात वही आई कि भाई कुछ एक दिन में वोट खरीदते हैं, कुछ सालों से वोट खरीद रहे होते हैं, कुछ महीनों से वोट खरीद रहे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो कैटेगरी देखने की चीज़ है कि वो लोगों का ज़मीर किस हद तक खरीद पाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कितनी वोट वो खरीद पाते हैं, और उसी के बलबूते वो दूसरे नंबर पे आएंगे कि चौथे नंबर पे चले जाएंगे। आप युवा नेता हैं, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि आओ राजनीति का शिकार नहीं, राजनीति का हिस्सा बने, विचार करें और राजनीति को समझने और समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हितेश हिंदुस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेता। ऐसे ही किसी और शख्स के साथ हम मिलेंगे, आपकी बात करवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।